मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के सिविक्स के हम पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हमारे सिलेबस में सिविक्स में 6 चैप्टर हैं, उसमें से ये फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है ना, पावर जैसे मीनिंग से समझ में आ रहा है, पावर यानी शक्ति और शेयरिंग मतलब उसका विभाजन। ठीक, पावर शेयरिंग मतलब शक्ति का विभाजन। ठीक है, आज हम इस किस तरह के पावर की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। इसमें जो जिस पावर की बात हो रही है वो हमारे गवर्नमेंट की पावर की बात हो रही है, यानी हमारी जो कंट्री है या कोई किसी भी तरह की कोई कंट्री है, वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका डिवाइडेशन किस तरह से है ना। तो यहाँ पर हम पावर शेयरिंग को समझने के लिए पहले 2 केस स्टडी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई है इस चैप्टर की वो 2 केस स्टडी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की। दोनों केस स्टडी को पूरा डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द पॉइंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज गिवन हियर बेल्जियम। लुक एट हियर, हैव अ लुक इन दिस मैप। ये आपको मैप दिख रहा है, एक मैंने स्केच बनाया है, कोशिश की है बनाने की। ये जो बेल्जियम कंट्री है, ये कंट्री फ्रेंच कंट्री से जस्ट ऊपर है। आपको मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर ना भी मैंने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फ्रेंच कंट्री है, इससे ऊपर बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है ना। ये बेल्जियम कंट्री के बारे में बता दूँ, ये अपने हरियाणा जो स्टेट है उससे भी बहुत छोटी कंट्री है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एथनिक कंपोजिशन? एथनिक कंपोजिशन मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो डिवाइडेशन, डाइवर्सिफिकेशन, या कह सकते हो एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें ये जो कंपोजिशन है किसी भी बेस्ड पर हो सकता है, लैंग्वेज बेस्ड पर हो सकता है या फिर रिलीजन बेस्ड पर हो सकता है, कास्ट बेस्ड पर हो सकता है ना। किसी भी बेस्ड पर ये जो कंपोजिशन है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इस कंपोजिशन में ये देखा बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में क्या है कि डच स्पीकिंग पीपल्स, यानी बेल्जियम में केवल एक लैंग्वेज वाले नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल्स जो थे 59% थे, उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स 1%। मतलब ये जो कंट्री है बेल्जियम कंट्री, ये लैंग्वेज बेस्ड पर है ना। यहाँ पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो बेल्जियम में देखो ये शेड वाला दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड पार्ट है ये फ्लैमिश रीजन कहलाता था। इसको हम जैसे हमारी कंट्री में नदर्न पार्ट सदर्न पार्ट बोलते हैं ना, वैसे किसी भी कंट्री में नदर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे ये वाला जो एरिया फ्लैमिश रीजन कहलाता था और ये वाला रीजन वैलोनिया रीजन कहलाता था। इस रीजन में, फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपल्स का जो 59% था और वैलोनिया रीजन में, इस रीजन में यानी पूरे रीजन में क्या था कि यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स 40% रहते थे। तो 40 और 59 यानी 99% हो गए। 1% जो है इस कंट्री में जर्मन स्पीकिंग पीपल्स थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ की कैपिटल सिटीज़ के बारे में। कैपिटल सिटी यहाँ की है ब्रुसेल, है ना। और इस कैपिटल सिटी में इसकी जो कंपोजिशन था लैंग्वेज बेस्ड पर, ये कंपोजिशन थोड़ा इससे अपोजिट था, है ना। होल कंट्री का जो कंपोजिशन है और केवल ये सिटी इसकी जो कैपिटल है इसका कंपोजिशन है, ये दोनों डिफरेंट थे। लुक है, फ्रेंच पीपल्स यहाँ पर 80% है और डच पीपल्स यहाँ पर 20% है। तो अपोजिट हो गया। होल कंट्री में मतलब वाइस वर्सा हो गया, होल कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा है जबकि यहाँ की कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है ना। तो क्या समझ में आया ये कंपोजिशन में कि कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि किसी न किसी तरीके से आपस में पावर को लेकर डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, या व्यक्ति अपने अपने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रगल कर सकता था एक दूसरे को, मतलब सिविल वॉर या अदर तरह के वॉर स्टार्ट हो सकते थे। ये थी बेल्जियम का कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन।
अब हम बात करते हैं, चूँकि हम दो कंट्री की स्टोरी या उसकी जो पूरा उसकी केस स्टडी लेकर ही पावर शेयरिंग को समझेंगे, तो दूसरा हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में, है ना। श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ का कंपोजिशन कैसा है, यहाँ पर सिनाला स्पीकिंग पीपल्स 74%, एक लैंग्वेज है सिनाला, तमिल स्पीकिंग पीपल्स 18% और अदर पीपल्स जो थे वो 17%। ठीक। सो ये सिनाला पीपल्स जो थे इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड है, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन बेस पर। तमिल पीपल्स जो थे वो इंडियन तमिल और नेटिव तमिल पर डिवाइड थे। उसके बाद अदर्स जो थे वो क्रिश्चियन और मतलब क्रिश्चियन में थे, जिसमें तमिल और सिनाला दोनों लैंग्वेज बोलने वाले थे। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे श्रीलंका में क्या था कि जो रिलीजन था वो बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन रिलीजन, यानी सिनाला जो स्पीकिंग पीपल्स थे वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे, वो क्रिश्चियन धर्म को भी फॉलो करते थे, है ना। उसके बाद तमिल स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो हिंदू धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियन को, तीनों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो था यहाँ का श्रीलंका का कंपोजिशन हो गया। देन दिस वन इज द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, है ना। क्या समझ में आया दोनों के कंपोजिशन में? मेन ये समझ में आ रहा है कि दोनों कंट्री की अपने अपना जो क्राइटेरिया है, अपना अपना जो मतलब लैंग्वेज बेस पर जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है ना। यहाँ पर जो है ये दोनों मतलब सिमिलर थे और यहाँ पर मतलब लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ कि एक जो सिनाला स्पीकिंग है इनकी मेजोरिटी है ना। अब हम ये दोनों की कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, कौन कौन पीपल्स रहते हैं पढ़ लिया, कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक। अब हम बात करेंगे कि यहाँ दोनों कंट्री ने किस तरह से अपने यहाँ पर जो इनके यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से एकोमोडेट किया, है ना, डाइवर्सिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, है ना। श्रीलंका ने क्या किया कि श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ लिया है कि सिनाला, तमिल और अदर्स इतने पीपल्स हैं। अब क्या होगा कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंट होता है श्रीलंका। ठीक है। तो जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के जो पीपल्स थे, है ना, उन्होंने एक नए जो कहना चाहिए नए उसको बढ़ावा दिया। किस चीज़ को? एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है देखो, मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी बेस्ड पर गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसा बिलीव, एक ऐसी विचारधारा जिसने किस पर फोकस किया? जिसने फोकस किया था मेजोरिटी पर। अब मेजोरिटी क्या थी वो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया आपको कि यहाँ पर मेजोरिटी क्या थी? सिनाला थी, है ना। यहाँ पर कौन से पीपल ज़्यादा हैं? सिनाला स्पीकिंग पीपल्स जो है यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक। तो अब देखिए, जब मेजोरिटी बेस पर इन्होंने श्रीलंका ने जब इसको फोकस किया तो कौन कौन से पॉइंट्स सामने आते हैं वो हम समझेंगे, है ना। अब वो कैसे समझेंगे ये ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, श्रीलंका पीपल्स ने, वहाँ के लोगों ने, सिनाला स्पीकिंग पीपल्स ने अपनी मेजोरिटी को बताने के लिए एक अमेंडमेंट किया 1956 में, है ना। और उस अमेंडमेंट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उस अमेंडमेंट में सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सिनाला को सुप्रीमेसी दे दी, सुप्रीम बना दिया। ठीक। फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन आपका आता है आपके इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि जो श्रीलंका है उसमें मेजोरिटेरियनिज्म कैसे देखने को मिलता है, कैसे अपेयर हुआ, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्होंने क्या किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दी, सिनाला को इस पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। दूसरी बात, साथ में उन्होंने क्या किया कि जो तमिल पीपल्स थे उनको डिसग्रेडिंग करना शुरू कर दिया। डिसरिगार्डिंग मतलब उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, है ना, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, उन पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि उन्होंने सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया, साथ ही साथ बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस है या गवर्नमेंट जॉब है, उसमें केवल प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? सिनाला एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती थी, है ना। यानी ज़्यादातर लोग जो थे वो सिनाला स्पीकिंग पीपल्स थे, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती थी। और उसके बाद ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि सिनाला स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो बौद्धिज्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस बौद्ध रिलीजन को
बौद्ध रिलीजन के पर्सन्स को प्रायोरिटी दी, मतलब बौद्धिज्म को मेन रिलीजन बना दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म यानी इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे बिलीव की, एक ऐसे विचारधारा की जिसने श्रीलंका में एक नई तरह की गवर्नमेंट, एक नया तरह का जो स्टार्टिंग कर दी, मतलब नए तरीके का एक पहलू सामने आ गया। ठीक, तो आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई है, इसका एटॉमिक कंपोजिशन समझ में आ गया है, श्रीलंका ने मेजोरिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया ये समझ में आ गया है ना। अब देखो, ये हमने श्रीलंका का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। बेल्जियम के पावर शेयरिंग के बारे में, बेल्जियम मॉडल के बारे में ना। तो ये बेल्जियम मॉडल क्या था, इसको ध्यान से देखना। बेल्जियम मॉडल ये था कि अब देखो, इन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग एकोमोडेट कर लिया, लेकिन बेल्जियम वाले जो थे थोड़ा सा समझदार थे, वो समझते थे, जानते थे कि अगर हमने किसी तरह का कोई इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छे तरीके से डच स्पीकिंग पीपल्स और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स दोनों लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हुए इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ डच एंड फ्रेंच, यानी दोनों का प्रेजेंटेशन इक्वल दिया, पहला पॉइंट है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पावर जो था वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में शेयरिंग कर ली, और स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों लैंग्वेज पीपल्स के वहाँ पर रहते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों लैंग्वेज पीपल्स जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक, तीसरा पॉइंट कि यहाँ पर ब्रजल्स में कि अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी, और ब्रजल्स में, यानी ब्रजल्स क्या थी, वो कैपिटल सिटी थी, तो कैपिटल सिटी में एक अपनी गवर्नमेंट थी और वहाँ पर दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि भैया डच पीपल्स जो हैं उनको भी हर स्टेट में डच और फ्रेंच दोनों के इक्वल मेंबर्स होंगे, प्लस जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर भी दोनों के इक्वल मेंबर होंगे, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, है ना। इन्होंने इस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट को आगे चलकर बढ़ावा दिया, है ना। तो ये दोनों ने, श्रीलंका ने और बेल्जियम ने किस तरह से इनकी कंट्री में पावर को एकोमोडेट किया था, ये मैंने आपको पूरा आज एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ था, तब अब इन्होंने ऐसा एकोमोडेट किया श्रीलंका ने, और इन्होंने ऐसा एकोमोडेट किया, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा, ये रिज़ल्ट से रिलेटेड और पावर शेयरिंग से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बताऊंगी। अगर इसमें कोई डाउट हो सो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, share also. Thank you so much.